नमस्ते। आज मेरे साथ बहुत ही एक अहम व्यक्ति डॉक्टर संपूर्णानंद मल, शिक्षक, पढ़े लिखे और स्वेच्छा से आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए, जिसको कहते हैं ना कि घर फूंक तमाशा देखने में विश्वास रखने वाले। और डॉक्टर साहब मतलब जो कहीं अगर कोई जाति हो रही है, कुछ वो हो रहा है तो उसमें खड़े रहते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं अटैच्ड हैं। लेकिन इनको हरदम ये रहता है कि संविधान और इस देश का जो न्यायिक व्यवस्था है और जो देश में आम आदमी की स्थिति है उसको कैसे सुधारा जाए। डॉक्टर साहब के बारे में मेरा एक, शायद हम पहली बार आपसे रूबरू भी हुए हैं और मैं पहली बार आपका साक्षात्कार कर रहा हूं, लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से पहली बार एक धन्यवाद दे दूं। मेरा जहाँ पे जमीन जायदाद है, जहाँ पे घर है हम लोगों का, वो जगह है आनंद नगर, एक महाराजगंज जिले का एक स्टेशन आनंद नगर। मैं सिर्फ इसलिए डॉक्टर साहब का ये इंट्रोडक्शन देना आवश्यक समझ रहा हूँ। कोरोना के बाद जो ट्रेन चलती थी उसमें पैसेंजर में एक्सप्रेस ट्रेन का किराया लिया जाता था और ये पूरा, मतलब ये जिसको कहते हैं ना, पूरा घोटाला था। ये फ्रॉड इस देश के साथ चल रहा था। डॉक्टर मल ने सिंगल हैंडेडली, कोई राजनीतिक पार्टी ने सिंगल हैंडेडली उस पर धरना प्रदर्शन लिखा। शुक्रिया आपको, कम से कम इन नोटिस तो है आपके पास इसकी। नहीं, मेरा स्वार्थ है इसलिए नोटिस है। देखिए मैं भी बताऊं, मैं स्वार्थ की वजह से है। और जो किराया गोरखपुर से आनंद नगर का 44 रुपया होता था वो 11 रुपया हो गया है। इस तरह की लूट इस देश के एक सार्वजनिक उपक्रम के लोग कर रहे थे और इतना उनका आम आदमी के प्रति उनकी दिलचस्पी थी। मैं डॉक्टर मल एक मूल प्रश्न में इसलिए आ रहा हूं कि अभी देश में बहुत सी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उधर वो एक कोई मंदिर में लगा है, कोई मस्जिद में लगा है, सब चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आज सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को देख रही है, और मैं उस पर आप क्या विचार जानना चाहूंगा। इस देश का जब संविधान बना तो उस संविधान में हमारा एक यूनिक चीज ये थी कि जिस दिन हमारा संविधान बना, देश आजाद हुआ, सारे लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया। छोटा बड़ा, गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, काला गोरा, सबको दिया गया। और यही शायद वजह थी कि हमारे यहाँ जो मतदान के लिए एलिजिबल लोग होते हैं, जिनकी पात्रता होती है, उसका 99% लोग वोटर लिस्ट में आते हैं। अमेरिका में वो फिगर करीब 77-78% है। उनके यहाँ पद्धति दूसरी है, अप्लाई करना पड़ता है। हमारे यहाँ संविधान निर्माताओं को लगा था कि ये गरीब देश है, हमारे यहाँ लोग दलित हैं, हमारे यहाँ लोगों के ऊपर दबाव रहता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जिम्मेदारी संविधान इलेक्शन कमीशन को दिया कि आप जो भी वोटर बनने लायक उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। और 99% लोग वोटर लिस्ट में नाम रहता है। अब इस पे इस समय बहुत बड़ा डाका डॉक्टर साहब लग रहा है कि बिहार का भी इलेक्शन हुआ, 90% ही लोग वोटर हो पाए। उत्तर प्रदेश के जो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार करीब 80% ही लोग, जो एलिजिबल वोटर्स का 80% ही वोटर हो पाएंगे। मैं पहली टिप्पणी इस पे आपसे इसलिए कर रहा हूं कि ये अगर आपका वोटिंग का राइट छीना जा रहा है तो आपके बहुत से और अधिकार भी छीना जाने की ये शुरुआत है। मैं इस पे एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि ये कितना गंभीर मामला है। वेलकम आनंदवर्धन सिंह जी का और पब्लिक टाइम्स का, इनके चैनल का, जो रिनाउंड चैनल है। और मैं पहली बार आपके साथ इंटरव्यू में भी आ रहा हूं। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप मनुष्यता की आवाज उठाते हैं। और आपको ये जानकारी मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कम से कम एक राष्ट्रवादी चैनल जो है वो उसको हमारे उस वर्क का नोटिस है, जब इन्होंने लॉकडाउन में बंद कर दी सारी पैसेंजर और एक्सप्रेस गाड़ियां जो पुरानी चल रही थी। और 21 मई से लेकर 25 मई तक मैं अनशन पर इनके लॉकडाउन और सबका विरोध कर रहा था। और उस समय कोविद जी थे जो कानपुर में आ रहे थे एक मंदिर में, जब उनके लिए स्पेशल ट्रेन कोरोना काल में चलाई गई और लोगों की पैसेंजर गाड़ियां पहले बंद की गई, और जब दोबारा 1.5 बरस बाद 16 महीने बाद गाड़ियां चलाई गई पैसेंजर की, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है सिंह साहब, तो उसको अभी हम नहीं, वो जरूरी है, बताइए। तो जब आई थी तब हमको जब ये हुआ कि सारी पैसेंजर गाड़ियां इन्होंने बंद कर दी, गरीबों का पैर काट लिया आनंद। और उसमें मैं बार बार आनंद नगर और कैंपियरगंज का उल्लेख करता था कि इन पैसेंजर गाड़ियों में हिंदुस्तानवा की अर्थव्यवस्था चलती है। गरीब अपना दूध लेकर, तरकारी लेकर, मछली लेकर, अपना स्थानीय उत्पाद लेकर गरीब इलाकों से आनंद नगर और इधर कैंपियरगंज से नहीं सुना। तब मैंने तिरंगा उठाया और जीएम को और रेल बोर्ड के
सीआरबी को कहा कि आप चलाएंगे ट्रेन या फिर जो है, फिर इन्होंने 3 ट्रेन चलाई पहले पैसेंजर सिंह साहब, और फिर अब 7 ट्रेन, और अब जो है 20-21 ट्रेनें पैसेंजर चल रही हैं। तो देवरिया का किराया मिनिमम 30 रुपए इन्होंने किया था, उससे कम का कोई किराया नहीं था। अब पैसेंजर में 10 रुपए हुआ है, और मेल एक्सप्रेस में पहले 22 रुपया होता था, अब 30 रुपए है। ट्रेनें चलनी भी चालू हुई हैं, लेकिन खैर अभी भी बहुत खामी है। हम लेट अस कम टू द पॉइंट सिंह साहब की आपने जो सवाल किया है एसआईआर को पर सवाल किया है, और एसआईआर बहुत सारे लोग गांव में और पढ़े लिखे शहरों में भी लोग एसआईआर बोल रहे हैं, लेकिन जानते नहीं है। यह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एक रिव्यू रिपोर्ट है जो सरकार चुनाव के लिए, जब भी चुनाव होता है, यह सिंह साहब ये नई चीज नहीं है। एक पहली बात कि जो ये विशेष सघन रिपोर्ट है जो चुनाव के पहले तैयार, हर चुनाव के पहले तैयार होती है, उसमें क्या होता है कि जो लोग मर गए रहते हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम निकाला जाता है, जिनका 18 वर्ष पूरा हो गया उनको ऐड किया जाता है, और इस तरीके से हर चुनाव के पहले, चाहे वो चुनाव छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ये लिस्ट सुधारी जाती है। उसी को इन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट बनाने की बात कही उसको किया है। अब इस बहाने इन्होंने पहली रिपोर्ट बनाने की कोशिश बिहार से चालू की, और बिहार से इसलिए चालू की कि इनको नोटिस हो गई कि हाँ, बिहार में रोहिंग्या और बाहर के लोग जो है, जो मुस्लिम्स हैं, जो माइग्रेटेड हैं, वो किसी तरीके से वोट में ज्यादा शामिल हो गए हैं, उनको छांटना है या किसको जोड़ना है। ये तो आप जान लीजिए कि बायस्ड होकर इन्होंने ये काम चालू किया। एक बात, यद्यपि ये काम कॉन्स्टिट्यूशनल है, यह राइट है चुनाव आयोग का, और ये हमेशा होता है। हर चुनाव के पहले मतदाता सूची एमेंड की जाती है, यह आज से नहीं, ये प्रथम चुनाव से होता है। अब इन्होंने स्पेशल नाम इसको इसलिए दिया कि बिहार में इनको खुराफात करना था, इन्होंने खुराफात किया। 36 करोड़, पहले 66 लाख था, अब बाद में 36 लाख मतदाताओं को उन्होंने डिलीट किया, जो भी किया। लेकिन मैं वहीं एक सवाल दाग देना चाहता हूं सरकार से, कितनी भ्रष्टतम गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का ही कत्ल करती है, भ्रष्टाचार करती है, कि जो सरकार 25 साल से वहीं थे, माना कि रोहिंग्या वहां वोटर्स हो गए थे, माना कि माइग्रेटेड मुस्लिम्स बांग्लादेशी वहां वोटर्स हो गए थे, किया किसने था सिंह साहब? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एडिटर हैं, मैं सवाल हर व्यक्ति से, ऑनरेबल पीएम से, ऑनरेबल गृह मंत्री से, और जो चुनाव आयोग के, जिनको ऑनरेबल कहने में मुझे बहुत अब गंदा महसूस हो रहा है, मैं उनको ज्ञानेश जी को नहीं कह सकता, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं आपने पूछा, 20-25 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार है, कि आपने क्यों ये इतने लोग इसमें गलत वोटर्स थे, आपने कैसी सूची बनाई थी? ये तो आपका काम है। और दूसरी बात, सबसे पहले पिछला चुनाव इनको 42 सांसदों का जो बिहार का असेंबली सीट्स है 45 है, उस चुनाव को रद्द करना चाहिए सिंह साहब। यदि गलत वोटर लिस्ट के आधार पर बनी विधानसभा को पहले भंग करना चाहिए, पहले जो पार्लियामेंट के जितने मेंबर हैं उस चुनाव को रद्द करना चाहिए, इसलिए कि आप ही कह रहे हैं कि उसमें 66 लाख गलत वोटर्स शामिल हुए हैं, उनको मैं निकालूंगा। एक बात ये है। दूसरी बात, अब जो चालू हुआ है कि अब उसको 12 प्रांतों में एक्सटेंड किए हैं, और दूसरा जो प्राइम जगह है वहां इनका सारा हथकंडा हथियार लेके वेस्ट बंगाल में पहुंचे हैं, जहां खुराफात, नफरत पूरी तरीके से चालू किया है इन्होंने, कि किस तरीके से। तो एसआईआर जो है ना, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है, टर्मिनोलॉजी नई है, इन्होंने गढ़ दिया एक रूप देके। इनकी नियत गंदी है, सरकार की नियत गंदी है, और हम ये कह नहीं रहे हैं, रिजल्ट उनका गंदा जगह से आ रहा है। कितने दिखाए गए कि माइग्रेटेड लोग किस तरीके से, एक सम्मानित अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर डिजिग्नेटेड अधिवक्ता जो कपिल सिब्बल ने दिखाया कि वहां से ट्रेनें आई, गुजरात से स्पेशल ट्रेनें आई, वो वोट दिलवाया गया उनसे। इसमें हम इस इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं सवाल इस सरकार से करना चाहता हूं कि जो आप वहां एसआईआर बिहार में कराए हैं, आपने कहा कि 66 लाख इसमें मतदाता गलत हैं, बाहरी हैं, मुस्लिम्स हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। पहली बात, जब 66 लाख गलत हैं या मृत्यु जिनका हो गया वो भी है, तो चुनाव आपने 25 साल से वहां नीतीश की सरकार है, और 2-3 बार से पार्लियामेंट का चुनाव नीतीश के आंखों के सामने हो रहा है, जो एनडीए की
रूलिंग एनडीए की अलायंस घटक या उनका साथी दल है। हमें आप इतना बता दे। और सबसे पूछना चाहता हूं कि ये खुराफात और इतनी बड़ी गंदी हरकत करने की वोटर्स के साथ क्या जरूरत है? और जितने वोटर्स को आपने वोट से काट दिया, किसी कारण से काटा, क्या उसका फंडामेंटल राइट आपने नहीं छीन लिया? क्या उसका वह अधिकार नहीं छीन लिया जो छीन नहीं सकते हैं? क्या उसका उस दिन का डेमोक्रेटिक अधिकार फिर मिलेगा? वो कहेगा कि हाँ, हम नहीं इनको वोट देना चाहते थे, ये कैसे जीत गए, फिर इसकी भरपाई कौन करेगा? है कोई बड़ी भरपाई करने वाला? अब मैं यूपी के ऊपर आता हूं। यूपी के ऊपर पहले ही से जो यहाँ वोटर्स हैं, जितने भी वोटर्स 15-16 करोड़ है, मैं एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है। संजय सिंह सदन में कहना चालू किए हैं, एक ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 3 करोड़ वोटर्स यहाँ इधर के उधर नीचे ऊपर किए जाएंगे। सबसे बड़ी आपत्ति की बात यह है कि जो कन्वेंशनली तरीके से जो अमेंडमेंट चुनाव सूची तैयार की जाती थी, सिंह साहब जरा देखिए कि पिछले पहले अध्यापक और अन्य लोग जो स्थानीय बॉडी के जो सदस्य थे वो सूची तैयार कर लेते थे, कोई नहीं जानता था। आज तक 78 वर्षों से ये डेमोक्रेसी चल रही है, इसी पैटर्न पर चल रही है। आप बताइए, बीएलओ मरा हो, बीएलओ विवादित हुआ हो, बीएलओ रोता हो, इंटरव्यू दिया हो, हमारे ऊपर दबाव कर दिया गया। ये क्या नौटंकी हो रही है? ये क्या अमनुष्यता हो रही है इस देश के अंदर? कोई पूछने वाला नहीं है इन लोगों से कि ये क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं पुरानी व्यवस्था से शांतिपूर्ण ढंग से कायदे से आप कर रहे हैं? और सूची ये है कि गांव-गांव, हमें जो जानकारी है कि गांव-गांव ये लोग पहुंचे हुए हैं, आरएसएस के लोग और भाजपा के संगठन के लोग उन सूचियों में। और कई देखिए ना, एक बीएलओ ने कहा कि हमको यह, गोंडा के बीएलओ ने कहा मरने के पहले कि बताया था, और चिट्ठी में लिखा था कि हमको ये कहा गया कि इनका वोट काट दो, इनका ऐड कर दो। ये इस पर ध्यान आप नहीं दे सकते। और इतने आप तानाशाह किस्म के हैं कि किसी की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। सिंह साहब, ये सारा खेल, ये सारा गेम डेमोक्रेसी के अंतिम पायदान पर आके डेमोक्रेसी को कत्ल करने की कोशिश हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, और ये बेहद गंदा खेल है, बेहद खराब है। जी डॉक्टर साहब, मैं एक दो चीजें इसमें इसलिए जोड़ दूं, जरा मैं दर्शकों को भी बताता चलो। बिहार में जो एस्टिमेटेड ऐसे लोग जो एलिजिबल टू बिकम वोटर है, जो वोट देने की पात्रता रखते हैं, वो करीब एस्टिमेटेड 8 करोड़ 25 लाख है। जो इनकी सूची लास्ट में, जो इन्होंने 3 लाख वोट तो इलेक्शन के दौरान भी बढ़ा दी सूची, वो 7 करोड़ 45 लाख वोटर है। ये 80 लाख वोटरों का क्या हुआ? क्योंकि मैं एक चीज और दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, जब इन्होंने पूरा एसआईआर किया, उस एसआईआर के करने के बाद उस एसआईआर को करने के बाद ये साफ साफ हुआ कि 315 लोग, इनकी जो परिभाषा घुसपैठिए की थी उसकी हिसाब से आते थे। उसमें नेपाल के ज्यादा लोग थे, उसमें ज्यादा बहुसंख्यक नेपाल के थे। एक दूसरा, मैं एक और चीज आपको बता दूं, ये जो 3 करोड़ कम हो जाएंगे, ये इनके ही एस्टिमेट हैं। जहां जहां पे एसआईआर उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में पूरा हो चुका है, उसके आंकड़े ये कह रहे हैं कि इन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई हैं। ASDD, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट। उसका टोटल जो परसेंटेज आ रहा है वो 20% लोग वहां से हट रहे हैं। तो उम्मीद यह है कि वो जो 15 करोड़ कुछ वोटर हैं, उसमें से 3 करोड़ कम हो जाएंगे। ये वहां से फिगर, ये कोई ऐसे ही हवा से फिगर नहीं है, उसका एस्टिमेशन जो सरकार ने दिया उसी के हिसाब से हो रहा है। तो 3 करोड़ क्या इस देश में घुसपैठिए हैं उत्तर प्रदेश में? मैं ये बात इसलिए डॉक्टर साहब आपसे फिर से पूछ रहा हूं कि ये बहुत ही, देखिए मुझसे, मैं 77 से वोट दे रहा हूं, अब आप मुझसे फिर कह रहे हैं कि आप अपना कागज पत्तर लाइए आपके। अच्छा, एक और चीज डॉक्टर साहब, मैं दोनों चीजें एक साथ पूछ लूं। जो आदमी ऑलरेडी वोटर है, 10 बार वोट दे चुका है, उसमें लिखा जा रहा है कि मैं अपने रिलेटिव का नाम लिखूं, और रिलेटिव वो केवल माँ बाप को मानना है। मैं अपने भाई का नाम दूंगा तो वो नहीं रिलेटिव है। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे चाचा, मेरे नाना, मेरी चाची, मेरे मामा, मेरे मौसा, ये लोग रिलेटिव नहीं है। रिलेटिव इनके हिसाब से माँ बाप है। मैं इस पे भी एक दृष्टि, ये बिल्कुल एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि कैसे लोगों का वोट हटाया जाए। मैं इस पे एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी डॉक्टर साहब, जी सिंह साहब, जो आप कह रहे हैं वो, उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। सहमत इसलिए हूँ कि ये पूरा वर्क प्लान्ड वे में चल रहा है। पूरी तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग की है पहले कि किस तरह से, किन किन चरणों में कैसे कैसे काटना है। पहले इन्होंने बिहार में एक गेम खेला है, वो गेम में सक्सेस हो गए हैं। अब ये ले गए हैं पूरी तरीके से वेस्ट बंगाल में, पूरी तरीके से लगे हुए हैं। आप देखिएगा, आप हम चिल्लाते रहेंगे,
लोग चिल्लाते रहेंगे, आप लाख इनकी इनकी उन बारीकियों को, उनकी फॉल्ट को बताएंगे कि ये गंदा काम कर रहे हैं, ये सुनने वाले नहीं है। इन्होंने डेमोक्रेसी के कत्ल का बीड़ा उठा लिया है और बिड़बिड़ाने से और इस चैनल पर आके हम लोगों को इस तरीके से भोंकने के अतिरिक्त अब हम लोगों के पास जो है सिंह साहब कोई तरीका नहीं दिखाई दे रहा है। अरे सामने गेम हो रहा है यार, आप क्यों इसमें बहुत माइन्यूट जाने की जरूरत नहीं है, सारा गेम का मामला है। जो लोग एक एक जगह पर एक एक घर में 37 वोट जो नहीं बन सकता था वो बिहार में किए गए हैं। यहाँ भी हो सकता है कि ये गलती बस हो गया हो, 1% इसकी भी भूल हो सकती हो, लेकिन जब चुनाव आयुक्त कहता हो खुल के कि हमने इसने यहाँ गलतियां की हैं और हम हर जगह करेंगे और करके भाजपा को जिताएंगे, वो न भी वो गलती करता हो। देखिए सिंह साहब, ये पूरी तरीके से सुनियोजित अपने हिसाब से अपने लोगों से ये एक आवाज खड़ा करके कि हम इतना ट्रांसपेरेंट व्यवस्था कर रहे हैं, आप आइए कागज बांट रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। उसमें लीपा पोती करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यदि पिछला चुनाव किसी ने दे दिया, पिछला चुनाव मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पिछला पार्लियामेंट के चुनाव में इनके लोगों ने इनको जिता दिया, किसी को जिता दिया। आज आप कह रहे हैं कि उसका मत काटेंगे, तो सबसे पहले तुम पहले कहो ना कि हम चुनाव अपना कैंसिल कर रहे हैं, पिछला चुनाव हम रद्द कर रहे हैं। पहले तुम पिछले चुनाव पर ही ना अभी की पार्लियामेंट बनी है। बिहार में SIR जो लगा है उसके पहले जो पुरानी सूची थी उसी पर पार्लियामेंट बनी है ना। और जब बिहार में SR आप लगाए कि SIR लगाए हैं, उसके बाद चेंजेज लिस्ट से चुनाव कराए हैं, फिर पुराना चुनाव एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? क्यों नहीं 42 चुनाव को कैंसिल करते? पहले 42 पर पहले वहां चुनाव कराइए। वेस्ट बंगाल में जाने के पहले पुराने चुनाव को रद्द करिए, वहां पहले जो तरीका नया है या पुराना उस तरीके से चुनाव कराइए। और ये कैसा ये नौटंकी आप कर रहे हैं? ये सार क्या कोई ये नया काम है? चुनाव किस तरीके से होता था पहले, कैसे सूची बनती थी, गांव के लोग प्रधान बैठ के वहीं जो है वो सेक्रेटरी आता था, वहीं जो है वहां का प्राइमरी स्कूल का अध्यापक, एक सप्ताह में सारी लिस्ट बन जाती थी, कौन मर गया, कौन जीवित है, कौन बच गया, किसका 18 साल का उम्र हो गया, कौन बाहर रहता है। हाँ, उसमें एक दोस्त था कि वो जो है वो डबल नाम होता था कि आप शहर में भी हैं, आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में भी बना है, आनंद नगर के मूल निवासी हैं तो आनंद नगर में। जरूर सिंह साहब एक दोस्त था, इसको हटाने के लिए कॉमन। और आप सबसे बड़ा बात तो ये कह रहे हैं कि जिस आधार कार्ड से इनका फ्रॉड तब पकड़ा गया जब एक डिजिटल नंबर से इनको परहेज हुआ। आधार कार्ड को एडमिट ही नहीं कर रहे हैं और बिना डिजिटल नंबर के आप कॉमन कोई फॉल्ट कैसे पकड़ सकते हैं? आपका आनंद नगर में भी है, आपका गोरखपुर, हमारा गोरखपुर में भी है, गांव में भी है, कैसे पकड़ेंगे? उन्होंने उस आधार कार्ड को खारिज क्यों किया? इन बेईमानों ने, जो सदर बैठे हुए लोग हैं और ये जो बेईमान हिंदुस्तान का जो इलेक्शन कमिश्नर है, कितना बड़ा बेईमान है। और आज की डेट में हम सांस भी बिना आधार कार्ड के नहीं ले सकते। हमारी पहचान रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, खातों में, जमीन पर, नौकरी में, जहां भी खड़े होइए, बिना आधार कार्ड का कोई बात ही नहीं होता है। आधार पॉइंट एक जगह संयुक्त न कराइए तो हमारा कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो आधार मांगा जाता है, ये बेईमान कहता है कि हम आधार कार्ड स्वीकार नहीं करें। आधार कार्ड कौन जारी किया है? इस चुनाव आयोग जो अपराधी चुनाव आयुक्त है, इसने जारी किया है? किसने जारी किया है? चुनाव आधार कार्ड अथॉरिटी ने जारी किया है। उस अथॉरिटी ने, जिस अथॉरिटी के और सिंबल्स के आधार पर उसकी भी आइडेंटिटी है, उस ज्ञानेश कुमार, वो बिना आईडी के वहां पहुंचा नहीं है, उसकी भी आईडी पहचान उसी आधार कार्ड से है और किसी से नहीं है। ये क्या गेम चल रहा है महाराज इस हिंदुस्तान के अंदर? आप कह रहे हैं कि इसकी मैकेनिज्म को, हम क्या मैकेनिज्म को बताएं? ये मैकेनिज्म उतरे हुए हैं इस देश को कत्ल करने के लिए, डेमोक्रेसी पर। हमारी नजर के सामने जिसका मन हो ऐड करा रहे हैं, जिसका मन हो कटवा रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। हम आवाज उठाने के अतिरिक्त हमारी आवाज को कुछ सुनते नहीं। और ज्यादा जब हम निकलते हैं एजिटेशन के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, तो यहीं घर में हमको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। न जाने 100 बार अरेस्ट किया गया, हाउस अरेस्ट पुलिस की है। ये कहने देते हैं डेमोक्रेसी छोड़े हैं? डेमोक्रेसी का कोई सलामत अंग रह गया है क्या? इन्होंने पहले बनारस के अंदर, जब इस साल लास्ट में मैं गया था चुनाव में, 21 मई को नरेंद्र मोदी के विरोध में, वहां मैंने माइक उठाया था गोदौलिया पर, मैं गया था और 21 मई को मैंने जो तमाशा देखा, वहां से ब्रजभूषण मार्कंडे जी जो आए थे, आप जानते होंगे, गाजीपुर वाले एडिटर,
वो आए थे, उन्होंने कहा कि हम अपने बेटे को भेजे थे। ये जो मृतक जो यादव यहाँ लाल बहादुर यहाँ आजमगढ़ था, इसने अपने बेटे को भेजा था कि पर्चा दाखिला के लिए भेजे थे, पर्चा ही नहीं खरीदने दिया गया। डेमोक्रेसी का कत्ल करते हो भ्रूणावस्था में, और बात हिंदुस्तान के लोग, और ये क्या करेंगे लोग, देख रहे हैं, सभी लोग आवाज उठा रहे हैं। तानाशाही और हुकूमत सुनती ही नहीं, ये पूरी तरीके से तानाशाही हुकूमत है। सिंह साहब सुनती नहीं। हमारा आपका दायित्व जो है वहां उतना हम लोग कर रहे हैं, हम आपसे ज्यादा क्या बताएं। नहीं, मैं डॉक्टर साहब बस एक अंतिम प्रश्न पूछ लूं और मैं दायित्व के बारे में बता दूं। लोकतंत्र में हमारा रोल ही वॉच डॉग का है, और डॉग का काम भौंकना होता है, और अगर कोई ज्यादा बड़ा चोर आए तो ज्यादा जोर से भौंकना होता है। तो ये हमारा मूल काम है, और जिस दिन भौंकना बंद कर देंगे हम वॉच डॉग नहीं रहेंगे। तो हमारा आपका इन सारे लोगों का काम ही हम लोग को कहा ही जाता है वॉच डॉग भाई, और वॉच डॉग का काम ही भौंकना है जब इस तरह के चोर आ जाए। मैं एक अंतिम प्रश्न इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, ये सारा मामला इसलिए भी डाउटफुल हो जाता है कि भाई आप ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं, आप जवाब ही नहीं देते हैं। आप कभी बहाना करते हैं एफिडेविट लाओ, ये लाओ। अरे भाई, अगर एक ब्राजीलियन मॉडल 22 जगह उसका ना वो है, और अगर वहां पे उसने वोट दिया है, तो इसका तो जवाब देना होगा। आपका सीसीटीवी आप कहते हैं, आप फिर सीसीटीवी काहे के लिए इतना पैसा खर्च करके उसका रिकॉर्डिंग करवाते हो? आप कहते हैं 45 दिन में इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। मैं इस पे एक छोटी सी चीज, ये जो इलेक्शन कमीशन है वो कहने को इंडिपेंडेंट है, लेकिन बिल्कुल वो बीजेपी के हेड के एक जेबी संस्था की तरह काम कर रहा है। इसको कैसे एड्रेस करें डॉक्टर साहब, कैसे इसको एड्रेस करें? और सिंह साहब देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि इसमें इसकी नियुक्ति प्रोसेस में जो कॉलेजियम था, जो अपॉइंटमेंट कॉलेजियम था, उसमें पहले सीजीआई हुए करते थे ना। इसने जो है इस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ऑनरेबल पीएम है इस भारत के, इसने जबरदस्ती डेमोक्रेसी का कत्ल करते हुए उनको निकाल कर और अपने और एक मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर को कर दिया। अब एक तो तरीका यही था कि सीजीआई करते एक विपक्ष का नेता और एक जो है पीएम या गृहमंत्री। मैं उसको स्पष्ट कर दूं, प्राइम मिनिस्टर, एक मंत्री जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेटेड होगा, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी, ये है कॉम्पोजिशन आज की तारीख में। एक कंपोजिशन आ जाए तो उसमें से आप निकाल दिए है ना, सीजीआई निकल गया है आपको, तो उसको निकाल के तब ये जो ज्ञानेश कुमार आए हैं, सीजीआई को निकाल करने के बाद जबरदस्ती ज्ञानेश कुमार को बैठाया गया है। हम ये कह रहे हैं कि तीनों, एक रूलिंग पार्टी का, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे लॉ मिनिस्टर हो, एक विपक्ष का नेता हो और एक जुडिशियरी का हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो। जब आप तब कुछ एक तो ट्रांसपेरेंसी तब आएगी। और यदि आपकी नीयत सिंह साहब यदि बिगड़ जाए कि हमको गलत करना ही है, तो आप चाहे जो कर लीजिएगा। ये लोग गंदे लोग हैं, डेमोक्रेसी में इन लोगों का यकीन नहीं है सिंह साहब। ये लोग फांसीवादी ताकते हैं, ये लोग हिटलर शाही ताकते हैं, बिल्कुल डेमोक्रेसी में यकीन नहीं करते। इनका स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक नहीं है, इस डेमोक्रेसी में सांस नहीं लेते हैं। जिस कुनबे से लोग आए हैं सत्ता में, वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और मैं एक बात और अंतिम कह दूं कि हम एक बात कह दें कि 145 करोड़ लोगों के पास जो अब पैदा हो रहा है, उसका भी आधार कार्ड बन रहा है। बच्चे भले छूट जाए एक दो साल के लिए, सबके पास आधार कार्ड है। आपने आधार कार्ड इकलौता सबसे पहला प्रूफ 12 एविडेंसेज में आधार कार्ड को क्यों नहीं कालफार किया? एक बात कर देते सिंह साहब, आधार कर देते, उसके आधार पर आप बना लेते, आधी बीमारी आपका सबके लिए, अपना ट्रांसपेरेंसी देखना भी आसान होता। आप सारे आजूर पाजूर इधर के जो एविडेंसेज जो आपने सबूत मांगे हैं, जो इंस्टेंटली कागजात मांगे हैं, वो उससे कोई वो ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, वो सारे सब्जेक्टिव पेपर हैं। एक आधार कार्ड को छोड़ के जिसको आपने निकाला है, और उसको अब सुप्रीम कोर्ट बार उसको, सुप्रीम कोर्ट ने जब सीजीआई गवाही थे तब भी उन्होंने कहा था, उसको भी आपने रिजेक्ट कर दिया, ध्यान नहीं दिया। फिर आपके ऊपर एक चाबुक पड़ा है, फिर क्या करेंगे? देखिए, सबसे मजबूत है, आप सबसे पहले आधार कार्ड मंगवा लीजिए। और किसी का आधार कार्ड 6 साल पहले बना है बिहार के अंदर, तो आपने बनाया था ना, उस दिन आपका वोट नहीं दिखाई दे रहा था, और आज आपका देख रहा है कि वो मुसलमान है और वो माइग्रेटेड है वहां से, और जो है रोहिंग्या है और बांग्लादेशी। आज उसको निकालना जरूरी है जब आपने डेमोक्रेसी का कत्ल कर लिया। सिंह साहब, एक एविडेंस होना चाहिए,
और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई उसके पदेन चेयर बना दिया जाए, और एक रूलिंग पार्टी का कोई मंत्री हो और एक विपक्ष का जो पार्लियामेंट में विपक्ष का नेता हो, 3 आदमी इसका चयन करें। आधी बीमारी यहां खत्म हो जाएगी। और आप जो है आधार कार्ड को बेस बनाना पड़ेगा, तब इसमें जो फिजूल के डॉक्यूमेंट्स लेके आप क्या नौटंकी हो रही है। जी जी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं अंत में एक बात और कह दूं, जो पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कहा, मैं उससे भी इत्तेफाक रखता हूं कि ये जो इम्यूनिटी, आप किसी को इम्यूनिटी थोड़ी दे सकते हैं। वो वेस्ट बंगाल का एक लफंगा गवर्नर जो है, वो वहां पे उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का हुआ था और आप कहते हैं इम्यूनिटी है। ये किस तरह की इम्यूनिटी है भाई? इम्यूनिटी कुछ आपको नहीं। अपने काम करते हुए उससे है। आप ये सब हरकतें करेंगे और कहेंगे कि गवर्नर को इम्यूनिटी है। आज के लिए इतना ही। और डॉक्टर साहब, आपसे फिर से मैं कोशिश करूंगा कि आप समय दे दें, तो मैं आपसे कुछ कुछ विषय ऐसे हैं जो नहीं, जब भी दर्शकों को इस कहेंगे मैं उपलब्ध रहूंगा। देखिए, बहुत शुक्रिया। डेमोक्रेसी को, भारत को, कानून को, तिरंगा को बचाने के लिए जब भी कहेंगे, यूं ही नहीं मिला है सिंह साहब। ये फांसी और कुर्बानी का नतीजा है। यह किसी मंदिर से और मस्जिद से नहीं निकला है। इसके लिए असंख्य क्यों फांसी दी है, इनका नहीं है। हम इसको यूं ही नहीं जाने देंगे। शुक्रिया आपको हमें बुलाने के लिए, और जब भी आप बुलाएंगे मैं आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।